अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जगत। लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी का नमस्कार। इस समय सारे देश के अखबारों में कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे कांड की चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की यानी 2 जुलाई से लेकर के जबकि रात में 8 पुलिस वालों की हत्या की थी विकास दुबे और उसके साथियों ने, और उसके बाद 10 जुलाई को जबकि वो भौंती के पास वो मारा गया था, तो तब तक की सारी घटनाओं की जांच के लिए और कौन उसको संरक्षण दे रहा था, किसने उसको बढ़ावा दिया, किन अधिकारियों ने उसके खिलाफ जो मामलों में ढिलाई बरती, इस सब की जांच के लिए 2 आयोग बनाए हैं। एक एसआईटी गठित की गई है जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी हैं, और दूसरा एक न्यायिक जांच आयोग है जांच अधिनियम के तहत। आज सुबह के अखबारों में मैंने तस्वीर देखी कि जो एसआईटी के मेंबर्स हैं वो बिकरू गांव जा करके और मौके का मुआयना कर रहे हैं और वहां गांव के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक सवाल ये आया कि ये जो सारे बिंदु जांच के लिए सौंपे गए हैं एसआईटी को और जांच आयोग को, तो बिंदु तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या सरकार इतनी मासूम है कि उसको पता नहीं है कि कौन लोग थे जिन्होंने पिछले 20-30 सालों में विकास दुबे को बढ़ावा दिया, उसने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा किया उसमें कौन कौन हिस्सेदार थे, पुलिस में उसके कौन कौन मददगार थे या एसटीएफ में, और कौन कौन नेता उनको संरक्षण दे रहे थे। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं लखनऊ में बैठती हैं बहुत मासूम, बहुत भोली हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता बेचारों को। तो इसलिए उनको ज़रूरत है कि एक न्यायिक जांच आयोग बन जाए और एक एसआईटी बन जाए और वो उनको बताएं। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं, और हाँ, जांच आयोग को ये भी कहा गया है कि वो ये बताएं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। तो मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि ये जांच आयोग क्यों बनाए जाते हैं और फिर उनकी रिपोर्ट्स का क्या होता है। वो रिपोर्ट फिर यहाँ तालों में बंद हो जाती हैं और ये भी बाद में अभी कहा जाएगा कुछ दिन में कि साहब इसकी चूंकि जांच हो रही है इसलिए बीच में कोई न बोले। लेकिन मैं एक आपको दूसरी बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि ये जो बातें जिन चीज़ों के लिए जांच बिठाई गई है जो जानने के लिए, वो सब पता होता है, हमेशा से पता रहता था, पिछली सरकारों को भी पता था और आज की सरकार को भी पता होना चाहिए। बल्कि मुझे आज के सुबह के अखबार पढ़ते पढ़ते एक दोहा याद आ गया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो अगर विकास दुबे, देखिए विकास दुबे तो सबको पता है कि वो कोई इतना बड़ा माफिया नहीं था जितना इस घटना के बाद हो गया। अगर उसकी बुद्धि खराब नहीं होती, उसके दिमाग में शैतानियत और हैवानियत नहीं आई होती और उसने रात के अंधेरे में अपने लोगों को जुटाकर और पुलिस के लोगों की इस तरह निर्मम हत्या नहीं की होती, तो शायद उसका नाम भी नहीं आता। उसका जो धंधा था जिसमें कुछ उद्योगपति भी शामिल थे, वो फलता फूलता रहता। विकास दुबे से बहुत बड़े बड़े माफिया अभी भी हमारे यहाँ बनारस में, जौनपुर में, गाजीपुर में, इलाहाबाद में, हर जिले में, हर तहसील में हैं और वो सबकी जानकारी में है। सरकार, राजनीतिक दल और सचिवालय में जो बैठे हैं अफसर, जो कलेक्टर रहते हैं या सचिव रहते हैं या जो कप्तान होते हैं या जो डीजी बन जाते हैं, जो एसटीएफ में जाते हैं,
तो असली सवाल ये है कि देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो ये सारा जो मर्ज है ना, इस मर्ज की जड़ के लिए आपको बिकरू गांव जाने की जरूरत नहीं है। ये लखनऊ के 5 किलोमीटर के दायरे में ही सब इनका है। जो हमारा गवर्नर हाउस है, जो हमारा मंत्रिमंडल का सारे लोग हैं, जो हमारे सचिवालय के लोग हैं, और जो अदालत भी है, हाईकोर्ट भी है, तो ये सब 5-7 किलोमीटर के दायरे में है। राजनीतिक दल, सारे दलों के दफ्तर भी बिल्कुल इर्द गिर्द हैं, और यहीं से सारा खेल होता है पूरे प्रदेश का। ये जो सारे माफिया हैं और जिनकी जड़ें केवल हिंदुस्तान में नहीं है, मुझे पता चला है कि फिर ये जो पैसा है वो दूर दूर लगता है। जो कमाई होती है माफिया दरअसल अपराधी और माफिया में एक फर्क होता है। अपराधी तो जो क्राइम कर दिया है, चोरी कर दिया, डकैती कर दिया, मर्डर कर दिया होता है। माफिया जो होता है उसका एक पूरा आर्थिक साम्राज्य होता है, और जिसको राजनीतिक उसके साथ संरक्षण होता है, और जिसके साथ अदालतों का भी वो मैनेज करते हैं, चाहे बड़े बड़े वकीलों से और चाहे दूसरे तरीके से। तो ये जो माफिया हैं, ये पालता कौन है, इसको संरक्षण कौन देता है? अब मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब छबीराम डाकू मारा गया था वहाँ एटा में मेरे ख्याल से, तो मैं गया था उसको कवर करने फर्रुखाबाद, और फूलन देवी का जब चल रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था अमृत प्रभात अखबार में कि इन डाकुओं को पालता कौन है। तो ये पालता कौन है? और जो पालने वाले हैं वो सब लखनऊ में 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और वो सचिवालय में बैठते हैं। और वो कैसे बनता है? अब आप देखिए ये कैसे बनता है। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और रिपोर्ट्स का क्या हासिल होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि काफ़ी साल पहले एक जेबी पटनायक IAS अफसर थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी कि साहब माफिया कैसे पैदा होता है। तो पटनायक साहब ने रिपोर्ट दी कि साहब ये जो बड़े बड़े ठेके हैं, चाहे बनारस का कोयले का काम हो, PWD के ठेके हैं, रेलवे के ठेके हैं, आप देखिए कितनी बार टेंडर में गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है। और इसकी शुरुआत जो देखिए ये विकास का जो हमारा मॉडल है, ढांचा है ना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है माफिया का तंत्र। कि जब नॉर्दर्न रेलवे का नहीं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जब विस्तार हुआ, दोहरीकरण शुरू हुआ, बड़ी लाइन, तो इतना काम आया, उसमें तमाम माफिया आया। तो एक जमाने में गोरखपुर माफिया का केंद्र था, फिर एक जमाने में बनारस माफिया का केंद्र हुआ, आजमगढ़ भी है, तो बहुत सारे। और अब वो सारे आके लखनऊ में बस गए हैं। अब वो गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस और मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरदोई, ये सब जो है सबकी कोठियां लखनऊ में है, सबको संरक्षण देने वाले लखनऊ में है। बात हो रही है पुलिस रिफॉर्म की। प्रकाश सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम डायरेक्शंस दिए, लेकिन नहीं हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि क्या रिफॉर्म करना है ये मालूम नहीं है। देखिए बुनियादी रिफॉर्म क्या है? बुनियादी रिफॉर्म यह है कि अगर राजनीतिक जो नेता है सरकार में बैठे हैं, विधायक सांसद तो आप छोड़ दीजिए, और हमारे आला अफसर हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अगर वो अपने काम के तरीके सुधार ले तो इसी सिस्टम में भी बहुत कुछ हो सकता है। आखिर देखिए बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने शुरू में आप देखिए कि जो प्रोसिक्यूशन है उस पर बहुत ध्यान दिया, और उन्होंने हाई कोर्ट से भी मदद ली कि भाई ये जो बड़े बड़े माफिया अपराधी हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। और देखिए सरकार ने ध्यान दिया, बिहार में बड़े बड़े अपराधी सजा पाए और जेल में हैं, गए जेल में। तो आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर हो, अब आप देखिए कि आप सबसे पहला जो बिंदु है कि पुलिस कप्तान और कलेक्टर, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मुख्य धुरी हैं जिले में। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, नोएडा के एक SSP थे वैभव कृष्ण, उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे कि साहब कप्तानों की नियुक्ति में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। अब भाई रिश्वत कौन ले रहा है
और वो कितना प्रभावशाली है कि वो रिश्वत लेता है और दस्तखत फाइल पे यहाँ सचिवालय में ऊपर तक हो जाते हैं और नियुक्ति हो जाती है। तो कप्तान और कलेक्टर या तो राजनीतिक कारणों से बनते हैं, राजनीतिक सुविधा से बन रहे हैं, और या फिर पैसे की ताकत से बन रहे हैं। और जो कप्तान पैसा दे के जाएगा जिले में भाई, तो वो थाना नहीं नीलाम करेगा, और थाना नीलाम करेगा तो थानेदार कहाँ से वसूलेगा? तो इसका सुधार कहाँ है? इसका सुधार तो यही है टॉप लेवल से कि जो गृह मंत्री है, जो नियुक्ति विभाग जिसके पास है। और बहुत सालों से हमारे यहाँ परंपरा है उत्तर प्रदेश में कि कोई गृह मंत्री है नहीं, कोई नियुक्ति का मंत्री अलग से है नहीं, तो सारे पावर तो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जाहिर है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय सुधर जाए और अच्छे कलेक्टर और कप्तान मेरिट पे अपॉइंट होने लगे, तो एक तो पहली जरूरत ये है। दूसरा, आप देखिए कि कप्तान बन गया, उसके बाद फिर कप्तान को ये पावर होती है, या डीआईजी मिलके या कलेक्टर मिलके तीनों, कि भाई वो थानेदार अच्छे नियुक्त करें। लेकिन नहीं, थानेदार की नियुक्ति भी हर एमएलए, हर एमपी चाहता है कि मेरे मन माफिक जो थानेदार भी हो, एसडीएम भी हो। अब तो एसडीएम भी चाहते हैं कि उनके मन माफिक हो। तो वो नियुक्ति कहाँ से कराते हैं भाई? वो विधायक चिट्ठी लिखता है, सिफारिश करता है, एमपी सिफारिश करता है, उसको भाई मानना न मानना तो आपके हाथ में है ना। सचिवालय में जो लोग बैठे हैं, जो फाइल प्रोसेस करते हैं, तो भाई आप क्यों थानेदारों की नियुक्ति में क्यों हस्तक्षेप करते हैं? आपने तो चेन ही तोड़ दी फिर, इसीलिए थानेदार तो छोड़ दीजिए, सिपाही भी हमें पता है कि अपने मनमाफिक पोस्टिंग कराते हैं कि मुझे इस थाने में जाना है, यहाँ रहना है। तो आपने तो चेन तोड़ दी, चेन ऑफ कमांड। यूनिफॉर्म फोर्स में अगर आप चेन ऑफ कमांड तोड़ दें, जो थानेदार है, जो सिपाही है, वो कप्तान को कुछ सेंटे ही नहीं, तो क्या होगा? अच्छा, एक बीच में सीओ की लिंक आती है। अब कप्तान साहब इतने होशियार होने लगे हैं कि वो सीओ तो बाईपास हो जाता है। आप देखिए ना, विकास दुबे ने भी के मामले में भी जो सीओ वहां मारे गए थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि साहब ये वहां का जो थानेदार है चौबेपुर का, वो विकास दुबे को संरक्षण देता है। अब वो चिट्ठी सही थी गलत थी जो भी है, लेकिन कप्तान साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कप्तान सीधे थानेदार से सेटिंग करता है। सीओ को तो बेवजह बीच में एक लिंक बनी हुई है। तो एक तो आप पहली चीज ये है कि कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, सिपाही की पोस्टिंग में भाई सरकार राजनीतिक कारणों से या आर्थिक कारणों से दखल ना दे, तभी तो अकाउंटेबल मानेंगे आप डीजीपी को। डीजीपी तो पोस्ट ऑफिस बन जाता है कि साहब वो यहाँ से आदेश आया चला गया। एक जमाना तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि दो बड़े इम्पोर्टेंट अधिकारी थे। जेएन चतुर्वेदी यहाँ डीजी आईजी थे, बहुत ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती है, और भोलानाथ तिवारी होम सेक्रेटरी थे। भोलानाथ तिवारी होम सेक्रेटरी आईएएस थे, लेकिन उसके पहले वो आईपीएस में भी रह चुके हैं, तो उनको पुलिस का भी तजुर्बा था। बहरहाल मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से नारायण दत्त तिवारी थे। तो हुआ क्या कि कुछ सीधे आदेश, एक सर्कुलर, कोई चिट्ठी यहाँ से गृह सचिव ने जिलों को भेज दी, और उस पर जेएन चतुर्वेदी ने बहुत कड़ी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस रूल और मैनुअल के हिसाब से सरकार सीधे कप्तानों से कोई बात नहीं कर सकती, कोई निर्देश नहीं दे सकती। जो करना है आप हमारे माध्यम से, डीजीपी आईजीपी के माध्यम से हो। अब क्या आप समझते हैं कि अब कोई डीजी में इतनी हिम्मत हो जो सरकार से कहे कि आप दखल नहीं देंगे हमारे कप्तान और थानेदार में? और क्या हमारे जो यहाँ शासन चलाने वाले लोग हैं, क्या वो अपने आप को इतना मर्यादित रख सकते हैं कि भाई उन्होंने डीजी बना दिया और फिर डीजी की सिफारिश से कलेक्टर, कप्तान, आईजी, डीआईजी हो और उसमें इंटरफेयर न करें? लेकिन वो नहीं होता। तो भाई पहली चीज तो आप अपने में सुधार लाइए, उसके लिए बिकरू और भौंती जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आती है कि जैसे ही कोई मुकदमा जाता है थाने में, तो थानेदार जो है, आजकल एक परंपरा हो गई कई सालों से, वो कहता है कि भैया पहले जो लोकल एमएलए है या जो रूलिंग पार्टी का कोई नेता है, कहता भैया उनसे पूछ के, वो जिसको कहेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी।
और उस एफआईआर में भी किसका नाम रहेगा नहीं रहेगा वो भी पॉलिटिकल ज़्यादातर तय होता है। आपको छोड़ दीजिए, एक साधारण मोबाइल फ़ोन अगर आपका चोरी हो जाता है तो उसके एफआईआर लिखाना मुश्किल होता है। तो अब एफआईआर लिखाने का सिस्टम ये है। तो भाई आप इसमें बंद करिए हस्तक्षेप। आप थानेदारों को कहिए कि साहब जो भी एफआईआर आती है उसको आप लिखिए उस तरह से, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एफआईआर भी लिख गई, अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में भी फिर ये होता है कि कौन करेगा नहीं करेगा, आके बदलवा देते हैं इन्वेस्टिगेशन कि साहब दूसरे थाने को दे दीजिए, सीआईडी को दे दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन में फिर हस्तक्षेप शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन में भी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हमारी 1973 में सीआरपीसी अमेंड हुई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए। पहली बात तो आपको जो लोग पुराने बुजुर्ग हैं, मुझे गांव का याद है, तो एसडीएम को बहुत सारे पावर थे सीआरपीसी में। तो एसडीएम जो है वो तमाम मुकदमों को वो देखता भी था, उनका ट्रायल भी कर देता था और वो सेशन कोर्ट को कमिट कर देता था, भेज देता था। और एसडीएम के जो संस्था है, देखिए उसकी खूबी क्या है कि पुलिस के जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और पुलिस जनरली जिनको मुखबिर भी कहती है वो पेटी क्रिमिनल होते हैं। कोई भला आदमी थाने न जाना पसंद करता है और न ये पसंद करता है कि भाई थानेदार आके उसके दरवाजे पर रहे। लेकिन एसडीएम को ये सहूलियत होती है कि उसको एक तो जो गांव के प्रधान होते हैं उनसे, चूंकि वो रेवेन्यू का हेड है वहाँ का, तहसील का, तो उससे सीधे ताल्लुकात होते हैं, तो उसको जानकारी मिलती रहती है। फिर जो पटवारी है वो भी एक सिविल होता है, वो भी तमाम लोगों के दरवाजे जाता है, उससे तमाम सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो एसडीएम जो है बहुत सारे जो छोटे मोटे क्रिमिनल होते थे उसको जानकारी होती थी कि कौन बदमाश है कौन अच्छा है। तो वो छोटे मोटे अपराधियों को या तो भाई 107-16 में पाबंद कर दिया, या छोटे मोटे जो मुकदमे आते थे उनको ट्रायल करके सजा हो गई, तो वो एक डर बना रहता था। और थानेदार भी जो है वो एक लोकल लेवल पे एक मजिस्ट्रेट का उसको सुपरविजन रहता था, तो थोड़ा कंट्रोल रहता था और सहयोग भी मिलता था उसको। अब क्या किया कि आपने वो सारे पावर उठा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना पब्लिक के। एसडीएम को, कलेक्टर को तो अगर गड़बड़ कर रहा है तो आप विधानसभा में चर्चा कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, अखबार में लिख सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे तो कोई वो है नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा हैंडीकैप आया है जो हमारी सोसाइटी है, उसमें हम इंग्लैंड और अमेरिका की नकल करके नहीं कर सकते। हमारी जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, जिस तरह के फ्यूडल सोसाइटी है, माफिया है, क्रिमिनल्स है, तो हमको अपने हिसाब से अपना सिस्टम बनाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सेपरेशन हुआ गलत हुआ। अच्छा, दूसरा आप तफ्तीश पे आइए। तफ्तीश में क्या हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन विंग है, प्रोसिक्यूशन को उठा के आपने पुलिस से अलग करके कलेक्टर को दे दिया। अब कलेक्टर के पास 200 काम रहते हैं, हर चीज का उसको कोविड से लेकर के और सड़क बन रहे से लेके और वीआईपी का इंतजाम भी देख के प्रोटोकॉल। अब कप्तान तो बेसहारा हो गया, थानेदार को भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए प्रोसिक्यूशन से, सरकारी वकीलों से, वो नहीं मिल रहा है। तो जब इतने कॉम्प्लेक्स अब केसेस आ रहे हैं, और तो कम से कम थाने को, सब इंस्पेक्टर को, जैसे सीआईडी में और सीबीआई में होता है, तो जो एक्सपर्ट राय वकीलों की मिलनी चाहिए जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि अब क्या देखना है, इसमें क्या कमी है, क्या सबूत में कमी है, तो चार्जशीट ताकि ठीक ठाक लगे। अभी तो टाइम ही नहीं है, एक्सपर्टाइज भी नहीं है, सीओ के पास जाती है, चार्जशीट लग जाती है। तो आपने जो ये प्रोसिक्यूशन अलग कर दिया, उससे भी गड़बड़ हो गया। कप्तान जो है उससे उसके थोड़ा पावर कम हो गया या उसकी शक्ति कम हो गई। और प्रोसिक्यूशन में भी अब आप देखिए होता क्या है कि जो वकील हैं वो सरकारी, आप पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे रखते हैं। सरकारी वकील चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे वो डीजीसी लेवल पे हो, डीजीसी क्रिमिनल और सिविल, वो सरकार नियुक्त करती है, सरकार पॉलिटिकल कारणों से करती है।
तो भाई आपको तो ये पता है ना, तो आप इसको सुधार लीजिए, आप मेरिट पे करिए। तो ये तो आपको, सरकार को और सचिवालय को पता है। तो जब मुकदमा जब अदालत पे जाता है तो बहुत बार ये देखा गया कि भाई अदालत कहती है कि भाई आप सरकारी वकील जो है या जो प्रोसिक्यूशन है वो ठीक से न तो गवाह पेश करता है, ना उसको टाइम से मॉनिटरिंग होती है। और एक चीज और भी है, इस पूरी प्रक्रिया में जो पीड़ित व्यक्ति है और गवाह है वो बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो कुछ दिन में ये भी होता है कि जो बड़े प्रभावशाली माफिया टाइप लोग हैं, विकास दुबे टाइप, वो गवाहों को डरा धमका के हलफनामा लगवा देते हैं कि साहब हम इसमें थे ही नहीं, या गवाह अदालत में मुकल जाते हैं। तो खाली अदालत को दोष देना ठीक नहीं है कि अदालत की वजह से होता है। जो अदालत तो अपने आप नहीं करेगी, आपको पुलिस को प्रॉपर चार्जशीट बनानी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन को उसको ठीक से अदालत में पैरवी करनी पड़ेगी, गवाह सबूत सब लाने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि अगर मुकदमा अदालत पहुंच भी जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तमाम मुकदमे, हर साल सैकड़ों मुकदमे जो महत्वपूर्ण लोगों के हैं वो यहाँ सचिवालय से गृह विभाग और न्याय विभाग जो है उनको वापस ले लेते हैं। भाई तमाम बड़े बड़े मुकदमे दंगों के, इसके ये कहा जाता है कि साहब ये राजनीतिक कारणों से है तो इनको वापस ले लिया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है, नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें सरकार को पता है, पता होनी चाहिए। इसमें जांच आयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति दिखाइए और क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। रामदत्त त्रिपाठी, लखनऊ। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।